ऑडियो वीडियो फाइन. ऑनलाइन क्लास. ओके. सो लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था? हाँ, हो गया था सारा. आंसर मैच किया था सबका. और बताइए क्या क्या था. लास्ट क्लास डर्टी पावर्स कर रहे थे. बताइए. एक मिनट. 1087 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 9. क्या आंसर है इसका? 4.73. बस ये ठीक है. नेक्स्ट 138 टू द पावर 9/10. क्या आंसर है इसका? 84.33. नेक्स्ट 268 टू द पावर 2/7. क्या है? 4.94. फिर 543 टू द पावर 1/9. क्या है? 0.01. नेक्स्ट टू द पावर 3/8. 3.3. बस इतना ही था ना. आया आंसर आप लोग का? ये आंसर है. चेक कीजिए ऑनलाइन क्लास. लास्ट क्लास में डर्टी पावर करवा रहा था मैं. डर्टी पावर्स. सर अगर कोई नंबर का पावर में फ्रैक्शन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल कैलकुलेटर से? ऑनलाइन क्लास मैच हो रहा है? इज इट मैचिंग या नहीं किया किसी ने? बताइए कौन सा आंसर नहीं मिल रहा है. मुझे नहीं पता ये आंसर करेक्ट है या नहीं है. सबका अगर आंसर सेम आ रहा है दैट मीन्स इट करेक्ट है. अपना आंसर काटना मत. मुझे नहीं पता ये आंसर करेक्ट है या सही है या गलत है. मैं बोल रहा हूँ कि सबका आ रहा है कि किसी का मिसमैच आ रहा है. इससे ये आ रहा है. ये 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 दिया था ना. ये वाला नहीं आ रहा है. अच्छा. ऑनलाइन क्लास इसका आंसर सही है. कोई जवाब दीजिए यहाँ से. ऑनलाइन क्लास अगर कोई जवाब नहीं देगा फिर मैं पूछना बंद कर दूंगा ऑनलाइन क्लास से. ओके. शोभन का आ रहा है. बोला करेक्ट है ये. ओके फाइन. फिर से याद दिला दो सर स्टेप्स क्या था. स्टेप था स्टेप नंबर 1 रूट 12 टाइम्स. फिर -1 तीसरा स्टेप इनटू पावर. चौथा स्टेप +1. लास्ट का स्टेप इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स. जितना बार ये उतनी बार ये. अगर ऊपर में 14 टाइम्स किया है तो नीचे भी 14 टाइम्स तो भी सेम रहेगा. ठीक है. 2 आर किसी का गलती से कुछ लिख गया वो प्रॉब्लम नहीं है. आंसर इज नॉट द इम्पोर्टेंट. प्रोसेस इम्पोर्टेंट. आप ये आंसर प्रोसेस आना चाहिए कैसे हम लोग कर रहे हैं. अंडरस्टूड. ठीक है.
कहाँ तक हम लोग किए थे लास्ट? यहाँ तक 13 तक हो गया था ना कंप्लीट। 14 नंबर देखो, द रिटर्न ऑफ द स्टॉक फॉर द लास्ट 5 ईयर इज शोन बिलो। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न दिया हुआ है। सर रिटर्न कैसे निकालते हैं? वो रिटर्न कैसे निकालते हैं किस स्टॉक का? ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई ओपनिंग, रियलाइज्ड यील्ड मेथड। यील्ड मेथड देखो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने यील्ड मेथड का, किसी स्टॉक का रिटर्न कैसे निकालते हैं। मैंने इतना टाइम से स्टॉक का कॉस्ट निकालना सिखाया था। यील्ड मेथड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय ओपनिंग, यही तो था। डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड। अरे भाई मैं उसमें कॉस्ट लिखा हुआ, उसमें कॉस्ट लिखा है, कंपनी का कॉस्ट इक्वल टू रिटर्न ना, हम लोग का रिटर्न ना, तो रिटर्न का बात कर रहा है सर 10%। वैसे उसने रिटर्न निकाला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस डिविडेंड। प्लीज पहले मैंने डिविडेंड लिखवाया होगा, कुछ क्या फर्क पड़ता है। क्लोजिंग डिविडेंड फिर प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होल डिवाइडेड बाई ओपनिंग इंटू 100 करके उसने रिटर्न निकाला है। 10% आया, 12% आया, -5% आया। -5% कैसे आ सकता है? लॉस में आ गया होगा ना, स्टॉक का दाम गिर गया होगा। -5%, 15% और 30%। तो बोला है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिटल यील्ड मेथड। कैपिटल यील्ड मेथड से आपको कॉस्ट निकालना है। सर कॉस्ट तो मैंने क्या कॉस्ट कैसे निकालने बोला था? कॉस्ट तो ऐसे निकलता ना, डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस। आई थिंक चेंज इन प्राइस क्लियर है। अरे भाई चेंज इन प्राइस क्लियर है, हाँ यही है ना, चेंज इन प्राइस प्लस ओपनिंग प्राइस, यही तो था। तो इसके लिए तो फिगर्स चाहिए, लेकिन फिगर्स तो दिया नहीं है, रिटर्न दे दिया है। तो क्या करेंगे? नॉर्मल एवरेज। ठीक है, लिखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी नंबर 14। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिटल यील्ड मेथड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिटल यील्ड मेथड इज इक्वल्स टू नीचे लिख दो ना, के इज इक्वल्स टू 10 प्लस 12 प्लस -5, 10 प्लस 12 प्लस -5 प्लस 15 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाई कितना ईयर्स का रिटर्न है ये? 5 साल का। कितना रहा है? 12.4%। 12.4%। सर ये स्टॉक का रिटर्न, स्टॉक में ग्रोथ है या नहीं है? ग्रोथ है, तभी तो 10 से 12 हुआ, फिर 12 से -5 मतलब नीचे गिर गया होगा, फिर नीचे से एकदम धड़ल्ले से ऊपर उठा है, फिर एकदम बूस्ट कर गया है। देख रहे हैं ना सर ग्रोथ कितनी बार हुआ है? कितनी बार ग्रोथ हुआ है? नेगेटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ कितनी बार हुआ है? 4 बार। गलत है, 4 बार ही ग्रोथ हुआ है। पहला ग्रोथ, दूसरा ग्रोथ, तीसरा ग्रोथ, चौथा ग्रोथ। ठीक है, जिसमें 1 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नहीं था, जस्ट मैं आपको बता रहा था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 15। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, डीपीएस दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर एज पर द रियलाइज्ड यील्ड। रियलाइज्ड यील्ड तो समझ में आ रहा है ना, डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओपनिंग। ठीक है,
सुनो सर, इसका डिविडेंड कितना है इस साल का? नहीं है, तो इसका डिविडेंड 8 देख लो, और चेंज इन प्राइस देख लो 62 माइनस 52 होल डिवाइडेड बाई 62। देखो समझ में आ रहा है क्या? गलत लिख दिया सर। क्या था? D1 प्लस डिविडेंड, मतलब D1 मतलब डिविडेंड, एक्चुअली D1 तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड हो जाता है, ये वो नहीं होगा। डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस बाय ओपनिंग, ठीक है, होल इनटू 100, ठीक है। तो इसका तो डिविडेंड निकल जाएगा, चेंज इन प्राइस निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, बिगनिंग नहीं है ना, तो इसका तो नहीं होने वाला कुछ, ठीक है। इसका रिटर्न हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? नहीं नहीं, जब पुराना प्राइस है ही नहीं तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, डेटा अवेलेबल नहीं है। इसका 8 प्लस 62 माइनस 52 होल डिवाइडेड बाई 62 इंटू 100, फिर ये 8 प्लस 52 माइनस 65 होल डिवाइडेड बाई 52 इंटू 100। समझ में आ रहा है ना? डिविडेंड निकल जाएगा सबका। निकलिए, टेबल बनाइए, ईयर्स, टेबल बनाइए, ईयर्स, डीपीएस, प्राइस, ईयर्स, कॉलम बनेगा, देखो ईयर्स, डीपीएस, प्राइस, यील्ड, ठीक है। इसमें से ये वाला कॉलम बड़ा रहेगा, ये तो छोटा छोटा में चलेगा ना, दिख रहा है आपको? क्योंकि इसमें फॉर्मूला लिख के लिखना पड़ेगा आपको। यील्ड निकालिए सबका। कितना आ रहा है यील्ड बताओ? ये वर्किंग करना जरूरी है बाद में रेफरेंस के लिए। यील्ड बताओ, इसका तो नहीं आएगा। ये 0.29% ऐसा बोलो, इंटू 100 करके बताना कितना आ रहा है। 29%, फिर 2%, फिर 5%, फिर कैलकुलेटर पे उंगली जल्दी चलना चाहिए बिना देखे, ठीक है। -14 14 डेज हो गया यार, 70 से बढ़ गया ना स्टॉक का दाम। कैसे हम गलत बोल रहे हैं क्या भाई? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है ना? नहीं, अरे गलत हो रहा है क्या? पहले 62 था, अभी 52 हो गया है, ठीक है। मेरा स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है, रिटर्न पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। तो ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है आपको, ये आएगा, मैंने लिखा था ना,
8 प्लस 62 माइनस 52 होल डिवाइडेड बाय 62 इंटू 100, ये कितना आ रहा है? 29% ना। ये कितना आ रहा है तुम्हारा तब? 10 प्लस 70 माइनस 90। ओ ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने उल्टा लिखवा दिया भाई। नहीं पूरा गलत हो गया, रुको। 62 में था 52, ये वाला उल्टा हो गया। हाँ ये गलत हो गया मेरे से, सॉरी सॉरी। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे फॉर्मूला लर्न नहीं है इतना, ये तो कॉन्सेप्चुअली है ना मेरा। मैं तो कॉन्सेप्ट है कि सर पहले था 62 और गिर गया दाम, पहले 62 था अब दाम गिर गया, तो रिटर्न तो नेगेटिव आने वाला है ना। अब नेगेटिव आने के लिए किसी से माइनस करना अपना समझ लो, अंडरस्टूड। ये होगा, ये तो होगा 8 प्लस ये होगा 52 माइनस 62 होल डिवाइडेड बाय 62 इंटू 100। बताओ तो, सॉरी सॉरी, माइनस 3%। सेम इसे ही बनाओ, सॉरी। ट्वेंटी 8%, 29%, फिर 20%, देन 43%। अरे दो डिजिट ले सकते हैं, नहीं पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले सकते हैं, ठीक है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, ये कैसे आ रहा होगा? 8 प्लस पहले था 52 अब 65 हो गया। हाँ 65 माइनस 52 होल डिवाइडेड बाय 52 ही होगा ना। कितना आ रहा है? 65 माइनस 52 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 52। ये तो मेरा 40% आ रही हो, 29% कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? 10 प्लस 8 डिवाइडेड 52, नहीं 65 माइनस 52 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 52%, 40.38%। बाद बाकी निकालो तो 40.38%, फिर 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 65%, 20%, फिर 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 70%, 42.86%, 10 नेगेटिव में प्लस 8 और 3.22%। इतना रही है तब 3.22 प्लस नहीं माइनस 3.22 माइनस प्लस 40.38 प्लस 20 प्लस 42.86 100.82। ठीक है, ये हो गया।
नीचे लिखो रियलाइज्ड यील्ड इज इक्वल्स टू, रियलाइज्ड यील्ड इज इक्वल्स टू एवरेज निकाल देंगे -3.22 प्लस 40 पॉइंट -3.22 प्लस -3.22 प्लस 40.38 प्लस 20% प्लस 42.86% होल डिवाइडेड बाय कितना 4। कितना 25 कितना आंसर 20 आंसर है। आंसर कितना है? आंसर कितना है 20 25.005 है। ठीक है 25%, इतना लड़ो मत, हो गया। कितना आ रहा है आंसर, चेक कीजिए आंसर। ठीक है यार 25% हो गया। ठीक है इतना लड़ो मत, हो गया। इतना डिसिमल के बाद इतना नहीं लड़ा जाता। ठीक है आया। अच्छा एक काम करो, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था देखो, मेरे को फॉर्मूला इतना याद नहीं रहता। इट जस्ट अ कॉमन सेंस, इट जस्ट अ कॉमन सेंस फॉर मी। स्टॉक का दाम क्या था देखो, स्टॉक का दाम 62 था जो 52 हो गया, लॉस खाया 10 रुपया, तो मुझे नेगेटिव में 10 निकालना पड़ेगा। मुझे मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है। ठीक है अब मैं इसी अंडरस्टैंडिंग से फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला है भाई। किसी को फॉर्मूला पसंद आता है लेकिन मुझे नहीं आ रहा है एकदम पसंद। ठीक है क्या लिखा था मैंने, ये तो मैंने सही लिखा था, बाई चांस सही हो गया। ठीक है ये बाई चांस सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ओके चलो नेक्स्ट। मैंने सारा फॉर्मूला का प्रैक्टिस करवा दिया ना, डीडीएम करवा दिया, रियलाइज्ड यील्ड करवा दिया, अर्निंग ग्रोथ करवा लिया। ठीक है सीएपीएम नहीं करवाया है। ठीक है बाद बाकी सब हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट डीडीएम और सीएपीएम, ये सब बकवास ही नहीं आता है एग्जाम में ज़्यादा। ठीक है ओके देखो सर सीएपीएम में क्या बोले थे सर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फॉर्मूला टू गेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर टोन याद रखना, लेकिन एग्ज़ाम में एकदम रिक्वायरमेंट नहीं है टोन का। सर मुझे कितना चाहिए, मैं इक्विटी शेयर हूँ, मुझे ये सीएमपीएम कैलकुलेट करके बता रहा है कि इक्विटी शेयर वाले को कितना कॉस्ट होना चाहिए, इक्विटी शेयर वाले का कितना कॉस्ट लग रहा है, मतलब उसका कॉस्ट कंपनी का कॉस्ट लग रहा है, इसका मतलब इक्विटी शेयर वाले का रिटर्न है, उसको कितना रिटर्न चाहिए ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर हु आर, सबका रिस्क एपेटाइट इज सेम और इक्वल, सबका रिस्क एपेटाइट इज इक्वल और डिफरेंट, डिफरेंट अंडरस्टूड। सर मैडम को ज़्यादा रिस्क ही है, वो उसको 34% चाहिए, सर का अंदर है कि सर मैं तो 25% में भी अपना पैसा लगा दूंगा। तो सर देर आर एन नंबर ऑफ पीपल इन द मार्केट, सबका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है। ठीक है तो कैसे स्टैंडर्डाइज कैसे करें, कंपनी को कैसे पता चले कि कॉस्ट क्या है, तो वो हेल्प किया है वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर सीएपीएम मेथड। वो क्या बोलता है कि अगर एक रैशनल इन्वेस्टर है तो वो तो नॉर्मल गवर्नमेंट का सिक्योरिटी बाई करेगा रिस्क फ्री, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी बाई करेगा रिस्क फ्री, रिस्क रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अरे गवर्नमेंट अगर डूबी तो वो तो पैसा छाप के दे देगी ना आपको, कोई रिस्क नहीं है। तो रिस्क नहीं है तो रिटर्न ज़्यादा है या कम है, कम है 7%, 8%, 6.5%। ठीक है जो भी हो, ठीक है डिपेंड्स, छोटा जाओ मार्केट में गवर्नमेंट का बॉन्ड ले लो एकदम मिनिमम रेट में, नो डिफॉल्ट रिस्क, अंडरस्टूड। गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी, एट द सेम टाइम रिटर्न कम देगी। बोली उतना तो तुमको मिलना चाहिए कम से कम, उतना तो तुमको मिलना चाहिए कम से कम।
क्या कर रहा है ये, CAPM कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहा है, विच इज़ वेरी जजमेंटल, ठीक है, उतना तो तुमको मिलना चाहिए। फिर उसका दूसरा पैरामीटर क्या है, मार्केट को देखिए, मार्केट क्या, सेंसेक्स निफ्टी, वो कितना रिटर्न दे रहा है, वो सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करने में रिस्क है या नहीं है रिस्क है, अंडरस्टूड। गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन सेंसेक्स में तो है, तो सेंसेक्स क्या दे रही है सर, सेंसेक्स आपका 15% दे रही है, सेंसेक्स आपका 15% दे रही है, रिस्क है इसमें। तो सर अगर सेंसेक्स में रिस्क है तो इसमें से 15% में 7 निकाल दो, क्योंकि वो तो मिल गया आपको, आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हुए, 8% का आपको लग रहा है कि भाई अगर यहाँ लगाएंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 7%, 15% कहाँ लगाएंगे, सेंसेक्स में, निफ्टी में, मार्केट में लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ सर, मार्केट में आपको चिंता नहीं है, जैसे जैसे मार्केट उठेगा आपका भी पैसा ग्रोथ करेगा, मार्केट गिरेगा आपको पैसा डूबेगा, ठीक है। कम इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलायंस, जो रिलायंस है या स्पेसिफिक कोई कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, अंडरस्टूड, वो दैट इज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, कंपनी डूबेगा तो आपका पैसा डूबेगा। लेकिन what is Sensex, it is a bunch of, it is a pool of high blue chip companies, जो बड़े बड़े कंपनीज है उनका एक पूल है, से निफ्टी, हैव यू हर्ड अबाउट निफ्टी सर, निफ्टी क्या है, निफ्टी इज अ बॉक्स फॉर मार्केट सर, उसमें देर आर 50 कंपनीज स्टॉक, रिलायंस, ITC, जो है डिफरेंट। तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये सोचो SBI, ऐसा तो नहीं हो सकता सारा कंपनी डूब गया एक ही दिन में, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। हो सकता है सर एक कंपनी डूब रहा है तो दूसरा कंपनी ग्रो कर जाएगा, अंडरस्टूड। तो सर ये पूरा का पूरा कंपनी 50 स्टॉक्स को गिरना इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इमेजिनरी कि सारा का सारा स्टॉक गिर जाए। इसीलिए सर आप 15% है इसका रिटर्न, तो सर डिफॉल्ट रिस्क है लेकिन बहुत ज्यादा मिनिमम है ही नहीं, मिनिमम गिर नहीं सकता स्टॉक, अगर गिरेगा तो फिर उठेगा, अंडरस्टूड। लेकिन गवर्नमेंट का स्टॉक क्या है, सेम स्टैंडिंग लाइन में चलेगा, ना गिरेगा ना उठेगा। गवर्नमेंट का ट्रेजरी आज बाय, गवर्नमेंट का बॉन्ड आज बाई कर लिया 1 लाख रुपया का, तो आपको पता रहेगा क्या 2 साल बाद जो आपने बाई किया है 2 साल बाद आपको कितना मिलेगा, पता है कि नहीं पता है। गवर्नमेंट का आप गए मार्केट से गवर्नमेंट का ट्रेजरी बाई कर लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा या कम, डिफॉल्ट रिस्क 0, तो आपको पता है क्या 2 साल का बॉन्ड है तो 2 साल बाद कितना मिलेगा, पता है ना भाई, बॉन्ड में लिखा रहेगा कि गवर्नमेंट 7% के साथ इंटरेस्ट देगी, आपने 1 लाख रुपया दिया तो अगला साल आपको 1,07,000 रुपया मिलेगा, करेक्ट, कंट्रोल में है सर। निफ्टी में अगर अपने स्टॉक बाई कर लिया, निफ्टी का इंडेक्सेस अगर बाई कर लिया तो 1 साल बाद निफ्टी क्या रहेगा आपको पता है, नहीं है, नहीं पता है, दैट मींस इट मे डिक्रीज और इंक्रीज, है कि नहीं। तो सर उसका आपको फ्लक्चुएशन का पता नहीं है, दैट मीन्स जो चीज पता नहीं है इट मीन्स इट हैव सम रिस्क इन इट, तो सर वो तो ज्यादा देगा ही आपको। तो निफ्टी से कितना ज्यादा दे रहा है, 8 ज्यादा दे रहा है, ठीक है। हम क्या करें, एक कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लें, तो एक्सेस रिटर्न तो मुझे 8 चाहिए ही, क्योंकि अगर हम आंख बंद करके निफ्टी में लगा देते तो मुझे 15 मिलता, हम आंख बंद करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में लगा देते तो मुझे 7 मिलता है। तो मैंने एक्स्ट्रा रिस्क कितना लिया है, रिस्क प्रीमियम, व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम, 8%, है कि नहीं। अभी क्या है कि आपका जो स्टॉक है ना वो ज्यादा सिक्लिकल है, ज्यादा सिक्लिकल है मतलब आप कोई उडुबा बैंक है, कौन सा बैंक, उडुबा बैंक ठीक है, आप क्या है, उडुबा बैंक है, हमको पता नहीं कब आप उडूब जाएंगे, अंडरस्टूड, कब आप उडूब जाएंगे। मार्केट गिरेगा, मार्केट थोड़ा सा स्लिप करेगा 2% से, आप 4% से स्लिप करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मार्केट अगर 10% गिरा तो आप 20%, तो इसका मतलब आपका फ्लक्चुएशन रेट सेंसिटिविटी विद द मार्केट कितना है, 2,
आ रहा है ना? आप अगर मार्केट 2% गिर रहा है, आप 4% गिर रहे हैं, मार्केट अगर 8% गिर रहा है, आप 16% गिर रहे हैं, इसका मतलब हाई सेंसिटिविटी है। अंडरस्टूड? कितना है? ट्वाइस सेंसिटिविटी विद द रेस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, सेंसिटिविटी विद द रिस्पेक्ट टू द मार्केट। गलत बोला क्या मैंने? आप मार्केट 2% गिर रहा है, आप 4% गिर जा रहे हैं। मार्केट अगर 6% उठ रहा है तो आप 12% उठ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव ट्वाइस सेंसिटिव विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट। क्या गलत बोला क्या? इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आता, गलत बोला क्या? क्या गलत बोला क्या? है ना? उसको क्या बोलते हैं? दैट टर्म एज बीटा। बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट। आ रहा समझ में? तो सर कितना का हलचल है? 2 का हलचल है, तो मुझे एक्स्ट्रा 8 चाहिए या 16 चाहिए? अरे मैं एक्स्ट्रा 8 चाहिए, 16 चाहिए, तो 16 चाहिए इंटू 2। सर मार्केट अगर धूमधाम गिर रहा है ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा बीटा क्या होना चाहिए? 1 से कम या 1 से ज्यादा? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मुझे पता ही, मेरा स्टॉक नहीं हिलता ज्यादा। अभी मैंने क्या बोला कि सर अगर सेंसिटिविटी, अगर मेरा मार्केट 2% जा रहा है ऊपर, तो आपका स्टॉक 4% ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? रेस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विद रेस्पेक्ट टू द मार्केट कितना हो जाएगा? 2, बीटा 2। हम इतना लंबा नहीं बोलेंगे, बीटा 2। अब समझ में आ रहा है? बीटा 2, बीटा क्या बोल रहा है? किसको? इतना बड़ा फ्रेज को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बीटा से। बीटा 2। जैसे जैसे मार्केट डांस कर रहा है, मेरा स्टॉक भी वैसे ही डांस कर रहा है। जैसे जैसे मार्केट डांस कर रहा है, मेरा स्टॉक भी वैसे ही डांस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बीटा 1। ऐसा कोई स्टॉक ही नहीं है मार्केट में, इट्स मार्केट। तो सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट इज 1। sensitivity of the stock with respect to the sensitivity of the market with respect to the market is 1। मतलब मार्केट का बीटा हमेशा 1। मार्केट डांस कर रहा है, मैं डांस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कछुआ हूँ। अंडरस्टूड? मार्केट डांस कर रहा है, मैं डांस ही नहीं कर रहा हूँ, कछुआ है। सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन 1। क्लियर है? तो सर ज्यादा डांस करते हैं 2, तो इसका मतलब सर मुझे 16% एक्स्ट्रा चाहिए, और 7 तो जो चाहिए था चाहिए। इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा? 23%। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट टेस्टेबल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है? ओके। तो सर मेरा हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ सर? देखो 7 + 15 - 7 × 2, यही तो आया मेरा 23, यही तो आया है। तो सर इसका फॉर्मूला बना है RF + RM - RF × बीटा = KE। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इफेक्टिव फॉर्मूला इन फाइनेंस वर्ल्ड, RF + RM - RF × बीटा। ठीक है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? ओके ओके ओके। बाकी को क्लियर नहीं है क्या? एक ही जन हैंड्स अप कर रहा है, सोवन बैठे जी। ओके देखो, ये बहुत इजी भी है ना, RF + RM - RF × बीटा। आपको क्या समझ देखना, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज प्रेजेंटली यील्डिंग एट 5%। ये क्या है? RF। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज 11%। क्या है? RM। ठीक है? For stock, it is found the market changes by 10%, stock changes by 15%। स्टॉक अगर मार्केट अगर 10% चेंज होता है तो स्टॉक कितना? 15%। इसका मतलब कितना गुना चेंज होता है? 1.5 टाइम्स। सर इसका बीटा का फॉर्मूला देख लो। बीटा का फॉर्मूला
एस डी ऑफ स्टॉक बाई एस डी ऑफ मार्केट। अननेसेसरी फॉर्मूला बनाया हुआ है, अंडरस्टूड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल अंडर CAPM मॉडल। फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया इसका मतलब इंटरनल एक्सटर्नल का तो कुछ तो बाइफर्केशन होगा। कैलकुलेटर में निकालते हैं, कैलकुलेटर में निकालेंगे, हम लोग सम्स करेंगे कॉपी में। एक मिनट भाई, सम्स करेंगे। कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। बीटा 1.5 दिख रहा है हमको, ठीक है। RM कितना होगा? 11, तो 11 माइनस 5 6 प्लस 11 माइनस 5 6 प्लस 5 11 माइनस 5 इंटू 1.5। 11 को माइनस 5 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1.5 9 प्लस 5 14 is the KE of what? Internal or external? Internal, that's internal। दिख रहा ना? और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 0.98। 0.9 फ्लोटेशन कॉस्ट हटाएंगे ना, 0.98 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करो। नहीं आ रहा समझ में? 14 समझ में आया? अरे भाई वही तो बताया था ना, अगर एक्सटर्नल मैंने इक्वेशन दिया था ना, KE इंटरनल होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस F, यही तो था, तो एक्सटर्नल आ जाएगा। अरे चलो जल्दी निकलो। लिखो के एक्सटर्नल इज ऑलवेज ग्रेटर देन के इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल तो ज़्यादा होगा ना, उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट रहता है। चलो एज RF इज इक्वल्स टू 11%, और सॉरी 5%, RM इज इक्वल्स टू 11%, और बीटा इज इक्वल्स टू SD बाई स्टॉक बाई SD ऑफ मार्केट। SD ऑफ स्टॉक होल डिवाइडेड बाई SD ऑफ मार्केट इज इक्वल्स टू 15 बाई 10 इज इक्वल्स टू 1.5। बैक साइड में लिखो SD क्या होता है भाई? SD तो कभी बताया नहीं मैंने। स्टैंडर्ड डिविएशन लिखो, साइड में लिखो, साइड नोट पे लिखो, तो मैं लिखवा दूंगा कभी। लिखो SD इज, लिखो SD स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ब्रैकेट में रिस्क, ब्रैकेट में रिस्क, इसको हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। नीचे लिखे इट इज अ फ्लक्चुएशन इन द, it is the fluctuation, it is the fluctuation of return with respect to mean, MEAN, ठीक है। बाद में इसका इलैबोरेशन करेंगे क्या है।
ठीक है, निकालो। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इज इक्वल टू आर एफ क्या है 5% प्लस 11 माइनस 5 इंटू बीटा 1.5 निकाले थे। सपोज कितना रहता 14% ना, 14%। अरे ये क्या है के ई इंटरनल, के ई इंटरनल नंबर 2 के ई एक्सटर्नल, के एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू के इंटरनल होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। के इंटरनल सॉरी के एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू के इंटरनल होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। जल्दी जल्दी हाँ चलेगी। 13 नहीं आ सकता, हमेशा 14 के ऊपर आएगा। 14 डिवाइडेड बाई 0.98 1 माइनस एफ, तो 14 होल डिवाइड 14% डिवाइडेड बाई 0.98 क्या आ रहा है 14.29%। मैंने बोला एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस क्या है। एक्सटर्नल इंप्लाइज कि सर मेरा खुद के घर पे क्या फंड है रिजर्व एंड सरप्लस में, दैट्स इंटरनल। ठीक है, दैट्स इंटरनल। अब हमको कंपनी को फंड चाहिए 500 करोड़ का, रिजर्व सरप्लस में 700 करोड़ है, तो यूज कर सकता है। कॉस्ट विल बी जो इक्विटी का कॉस्ट है। लेकिन अगर कंपनी को 700 करोड़ चाहिए और फंड नहीं है तो कंपनी विल मेक अ पब्लिक इशू और उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्लियर है, कॉस्ट ऑफ इशू सबका कमीशन, ठीक है, तो वो उसका लेस हो जाता है तो कॉस्ट बढ़ जाता है। ओके नेक्स्ट, सेवनटीन हो गया था 17 तो नहीं होना चाहिए ना, हो गया। ओह गुड, नहीं आया तो इसमें क्या बोला है, कंसीडर ए नो ग्रोथ फर्म। ग्रोथ नहीं कम तो क्या हो, अगर किसी कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू अर्निंग, यही ना होगा। रिटेंशन रेशियो और डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल होगा। मतलब ग्रोथ नहीं है कंपनी में तो रिटेन नहीं करेगी, सारा डिविडेंड दे देगी। E1 इज इक्वल्स टू D1, अर्निंग इज इक्वल्स टू डिविडेंड, यहाँ लिख दो अर्निंग इज इक्वल्स टू earning is equals to dividend with a price earning ratio 8 point price earning P by E is equals to 8 times। ठीक है, यही है ना, प्राइस अर्निंग रेशियो इज P by E, P by मतलब प्राइस बाई अर्निंग। तो सर मुझे ये मालूम था G इज इक्वल्स टू 0 है और एक फॉर्मूला के ई इज इक्वल्स टू अर्निंग बाय प्राइस, यही है ना, प्लस जी 0 है इसलिए हम E1 रखते हैं, E0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनटू 100, यही तो था। तो अर्निंग क्या है,
तो ये एक्चुअली में नेट हो जाएगा के ई इज इक्वल टू ई बाई पी। देखो ये है ना, तो सर के ई इज इक्वल टू 1 बाई पी, तो इसका मतलब सर 1 बाई के ई इज इक्वल टू पी बाई ई, यही होगा ना 1 बाई, अरे तुम लोग कर लियो क्या, बहुत बहुत सही बात, अच्छा बात है। 1 बाई ई, तो 1 बाई ये कितना आ रहा है, ये 8 होगा, तो दैट इम्प्लाइज 1 बाई के ई इज इक्वल्स टू 8, दैट इम्प्लाइज के ई इज इक्वल्स टू 1 बाई 8, मतलब 12.5%। के ई निकल गया 12.5%, तो ये के ई निकल गया 12.5%। आर एफ दे दिया है, तो वही वाला फॉर्मूला, मतलब के ई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ये 12.5 इज इक्वल्स टू आर एफ क्या दिया हुआ है 6 प्लस रिस्क प्रीमियम 4 इंटू बीटा, इससे बीटा निकल जाएगा। बीटा क्या था, क्या है बीटा, आप लोग नहीं किए, सम्स किए है ना आप लोग, बीटा क्या निकला है 1.62। आंसर तो दिया है मैंने ना, मैच कर रहा है क्या, आ रहा है समझ में वाला, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है। शोभन ही रिप्लाई देता है, इसीलिए शोभन से पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या। नो सर, शोभन लिखता है नो सर, ओके, सिंस वो रिप्लाई देता है तो मैं बोर्ड पे करूंगा सम्स। के ई का फॉर्मूला है अर्निंग बाय प्राइस, अगर E0 है तो चलो E0 डाल देता हूँ 1, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, 1 कॉपी कीजिए, नहीं समझ में आएगा फिर से मैं पूछूंगा कि आया कि नहीं समझ में, कॉपी कीजिए। 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई प्राइस, मार्केट प्राइस, प्लस जी इंटू 100, ठीक है। तो के ई यह डिविडेंड नो ग्रोथ फॉर्म है, तो जी इज इक्वल्स टू 0 है, तो जी इज इक्वल्स टू 0, तो अर्निंग क्या था मेरा, हेल्प करो भाई, यहाँ पे मैंने हटा दिया, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, तो इफेक्टिवली यहाँ पर अर्निंग बाय प्राइस आ जाएगा। देख लो जी 0, ये 0, तो अर्निंग बाय प्राइस। अब फॉर्मूला में दिया हुआ है के इज इक्वल्स टू अर्निंग बाई पी बाई ई दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल्स टू 8, दैट इम्प्लाइज अर्निंग बाई प्राइस इज इक्वल्स टू 1 बाई 8, तो यहाँ पे अर्निंग बाई प्राइस क्या आ जाएगा 1 बाई 8, तो के ई निकल गया मेरा 12.5%, ठीक है। तो के ई का फॉर्मूला एज पर CAPM, एज पर CAPM के ई इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, तो के ई मेरा निकल गया 12.5% इज इक्वल्स टू RF क्या था 6%, ऐसे डालना 6 प्लस RM क्या था 11 माइनस 6 इंटू बीटा, बीटा ढूंढने बोला था इस सम्स में, 12.5 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 बीटा, therefore बीटा इज इक्वल्स टू 12.5 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1.625। ओके, सो हमने थम्स अप दे दिया, जो रिप्लाई करेगा ऑनलाइन उसके लिए मैं स्पेशल अटेंशन दे रहा हूँ, अंडरस्टूड। मैं बोर्ड पे रुक के कराऊंगा, जो रिप्लाई नहीं करेगा तो बस नहीं करेगा तो मैं आगे जाऊंगा।
ज्वाइन होकर चला जाता तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट करो जल्दी भाई जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है अभी। 18 हो गया, 19 हो गया, 19 हुआ ना? चलो 19 बाद में करेंगे, आपको बाद में समझ में आएगा। ये हो गया, हो गया। सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, क्या दिया, बीटा है ये 20 हुआ है। RMRF वाला कहानी है ये। सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम इज बीटा। 182 डेज का ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी इज इशूड बाय गवर्नमेंट, RF। एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स, RM। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है, तो कैलकुलेटर में बन जाएगा ना। क्या आ रहा है 14 माइनस 9, क्या आ रहा है 5, 5 इंटू 1.5, 7.5, 7.5 प्लस 9 क्या आ रहा है 16 पॉइंट। क्या ये गलत लिख दिया क्या मैंने आंसर क्या लिखा है? आंसर में ऑप्शन गलत है, ये आंसर है, ठीक है। मज़ा आ रहा है करके, समझ में आ रहा है, ठीक है। ग्रोथ देखो, ग्रोथ निकाल लेते हम लोग थ्रू कैलकुलेटिव मेथड, है ना। ऐसे घुमा के अलजेब्रा के हिसाब से निकाल लेते, बेसिकली ग्रोथ निकालने का भी एक फॉर्मूला है, एक टेक्निक है। ग्रोथ आई थिंक क्लियर है। कंपनी का स्टॉक 15 था, 20 हो गया, दैट्स ग्रोथ और नो ग्रोथ, दैट्स ग्रोथ और नॉट। 15 था 20 हो गया ग्रोथ, 15 था 12 हो गया, दैट्स नेगेटिव ग्रोथ, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ। सब ग्रोथ निकालेंगे कैसे, दिख रहा है ना, इजी है, दिख रहा है ना। 15 था 20 हो गया, कितना का ग्रोथ है 5%, ठीक है। वही ऐसे निकालना है, ठीक है। देखो डिविडेंड पर शेयर 20 रुपया। अब टर्मिनोलॉजी सब क्लियर है ना, डिविडेंड बोल रहा है, अर्निंग बोल रहा है, कंट्रोल में है ना, क्या बोल रहा है डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। रिटेंशन रेशियो के बाद या रिटेंशन रेशियो से पहले? अर्निंग के बाद डिविडेंड दिया जाता है, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो रिटेंशन रेशियो में जाता है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट होगा सर, जो मेरा अर्निंग आता है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, 60-40, 10-90, 80। नो ग्रोथ फॉर्म में 100% डिविडेंड, ठीक है, कोई रिटेंशन है ही नहीं, है ना। ये है डिविडेंड पर शेयर 20, अर्निंग पर शेयर 50। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या आ रहा है? डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी का अर्निंग कितना आ रहा है? अर्निंग आई थिंक क्लियर है। EPS दिखाया था ना टेबल, अर्निंग कितना आ रहा है 50, और उसमें से डिविडेंड कितना दे रहा है 20। कितना परसेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो? 40%। 20/40, अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में? समझ में नहीं आ रहा है सर। 20/40 से डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी EPS कमा रही है और क्या कर रही है, प्लॉबैक और डिविडेंड, ये समझ में आ रहा है ना। प्लॉबैक यही तो ड्राइंग था, प्लॉबैक कितना कमा रही है 50, और डिविडेंड कितना दे रही है 20। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड बाय डिविडेंड बाय अर्निंग, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब क्या, अर्निंग में से कितना डिविडेंड दे दिया। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो D/E इंटू 100। डिविडेंड कितना आ रहा है 20/50 इंटू 100, 40%। समझ में आ रहा है? डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%, रिटेंशन रेशियो 60%। कॉमन सेंस, जुगलबंदी जोरी है, ठीक है। हीर रांझा है, हीर रांझा है ना, अरे हीर रांझा है ना, लैला मजनू है ना, हाँ लैला मजनू है ना। 60-40, तुम जितना कम मैं उतना ज़्यादा, दोनों मिलके 1 बन जाएंगे, है कि नहीं? ओके 20,
50। उसके बाद बुक वैल्यू क्या था, बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, ये इट्स अकाउंटिंग टर्म ना, आपका रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आ रहा है समझ में? बुक वैल्यू पर शेयर इज योर टोटल इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इक्विटी प्लस रिजर्व होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज बुक वैल्यू पर शेयर। आपके जो बुक्स में क्या वैल्यू है, आपका इक्विटी 100 है, रिजर्व 500 है, बुक का वैल्यू क्या है, इक्विटी मतलब समझ लो प्रेफरेंस भी है। उसके बाद तो डिवेंचर आ जाएगा ना, डिवेंचर इज अ लोन ना, डिवेंचर इज अ लोन, तो वो आपका कंपनी का वैल्यू करने जाएगा। आपके अगर आपका कंपनी को कोई वैल्यू करने जाएगा तो ओनर खड़ा है, ओनर के हिस्से में कितना है, इक्विटी प्लस रिजर्व, उसके बाद तो डिवेंचर आ जा रहा है ना नीचे। तो 100 इक्विटी, 100 लाख का इक्विटी और 500 का रिजर्व, तो आपका बुक का वैल्यू क्या है, 600। ठीक है, और हर किसी को 60 लाख, 600 आपका बुक वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स आपका 60 है। सोचो 600 लाख है तो 60 लाख है, हम लाख वाक में नहीं जा रहे। ठीक है, तो आपका बुक वैल्यू पर शेयर क्या आ रहा है, 10 रुपीज़ पर शेयर, 10 रुपीज़ पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर क्या दिया हुआ, 200। फाइंड द ग्रोथ रेट। नीचे लिखिए ग्रोथ, दिखा ना, हेडिंग दिया ना, ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। बी, वेर बी इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो, नाम सुना है ना, झूठ मूठ का मैं लिखूंगा 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, आपको पता होना चाहिए ये चीज, है कि नहीं। लैला मजनू है, ये मजनू है। ठीक है, रिटेंशन रेशियो, क्योंकि लैला को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना लैला को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, और मजनू को रख लिया जाता है अंदर। ओके, रिटेंशन रेशियो आर इज इक्वल्स टू, देखो आर इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इक्विटी, आर इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी पे रिटर्न कितना पा रहा है, पैट डिवाइडेड बाय पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। देखो पैट, पीएटी, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकलता है पता है, एसेट्स नहीं, करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लिखो यहाँ पे करंट नेटवर्थ इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स, हाँ रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू पैट, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होल डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ इज इक्वल्स टू क्या लिखा आपने, लायबिलिटी, और ये ओ आर, और इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट देखो, तो ये भी मुझे बी इंटू आर करना पड़ेगा। 1 नंबर है ना, पहले देख लेंगे। हाँ, डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे आपका बी जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, ठीक है। तो बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, है कि नहीं। तो 1 माइनस 20/50 इज इक्वल्स टू 0.60, दिख रहा ना। वन माइनस 0.40 इज इक्वल्स टू 0.60 आ रहा है, ठीक है। और r इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर EPS बाय BVPS। मैंने क्या लिखवाया था, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ना, तो दोनों पर शेयर में दिया हुआ है। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू अर्निंग बाय, अर्निंग मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग बाय नंबर ऑफ शेयर, BVPS इक्वल्स टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कट गया तो ये आ गया। ये क्या आ रहा है, 50 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 40%। आपको एक तो परसेंट में डालना पड़ेगा, एक तो डिसिमल में डालना पड़ेगा, ठीक है। 40% आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, 25%, 40% क्यों बोल रही हो, 25%। Therefore G is equals to B into R is equals to 0.60 into 25% is equals to 25 into 0.60 कितना आ रहा है, जल्दी 15% आ रहा है आंसर। क्या देखो तो, ठीक है। एक्चुअली सम्स जो दिया हुआ ना, मेरा भी प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है, अंडरस्टूड। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ गैप्स हो जाता है ना, इतने दिन से किया हुआ है नहीं किया हुआ, इतने दिन से गैप्स हो जाता है ना। दैट्स व्हाई आई बेसिकली आई टोल्ड कि रुक जाओ, मुझे कर लेने दो। इट मे बी पॉसिबल कि मैं उस टाइम करते समय कुछ क्लिक आ जाए, अच्छा ऐसा नहीं है ऐसा है, अंडरस्टूड। तो आपका पेज गंदा नहीं होगा नेसेसरी, ठीक है। देखो, ग्रोथ इज इक्वल्स टू G इज इक्वल्स टू B इंटू आर, G इज इक्वल्स टू B इंटू आर। तो B इज इक्वल, नीचे लिखना, B इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 20 बाई D बाई P, डिविडेंड बाई प्राइस, 1 माइनस डिविडेंड बाई प्राइस, डिविडेंड बाई प्राइस डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है। डिविडेंड बाई प्राइस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 20 बाई 50, so 1 minus 0.40 is equal to 0.60. R is equals to return on equity, R is equals to return on equity is equals to EPS by BVPS, I think clear है, BVPS is equal to 50 by 200 is equals to 25%. Therefore G is equals to 0.60 into 25 is equal to 15%. वाह, किसी को भी आप इसको कर देना 0.525, तो इसको लेना पड़ेगा 60%। हाँ, किसी को परसेंटेज में ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तभी आएगा आंसर, नहीं तो नहीं मिलेगा, सारा बहुत ज़्यादा डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है। ओके, 2 नंबर BVPS हटा दो, लिख लिया, BVPS 500, ठीक है। BVPS 500, रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है 20, डिविडेंड पर शेयर 80, फाइंड द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ रेट में
हम दो चीज ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? एक, अरे क्या ढूंढेंगे? एक बी रिटेंशन और दूसरा आर रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो आंसर में दे दिया तुमको। अब हमको क्या ढूंढना है? बी। बी इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो के लिए मुझे क्या ढूंढना होगा? डिविडेंड पे आउट रेशियो। और डिविडेंड पे आउट रेशियो के लिए क्या चाहिए? अर्निंग और डिविडेंड, यही तो चाहिए ना। अर्निंग और डिविडेंड। डिविडेंड दे दिया देखो। अर्निंग निकालने से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अर्निंग कैसे निकलेगा? रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इससे नहीं निकलेगा। डिविडेंड पर शेयर क्या होता है? डिविडेंड बाय वैल्यू पर शेयर। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू अर्निंग डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अर्निंग मिल गया ना 0.20 इज इक्वल्स टू अर्निंग डिवाइडेड बाय 500। तो अर्निंग कितना आ जा रहा है? 0.20 100 आएगा क्या? आ गया आंसर। ठीक है, लिखो G इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। मैं बार बार बी कर रहा हूँ, आर कर रहा हूँ, आप एग्जाम में लिख लेना भाई। ठीक है, बी क्या होता है, आर क्या होता है, मार्क्स कट जाएगा। आप करके आएंगे एकदम मजा में, हिलते डुलते आएंगे एग्जाम में, और चला एकदम काटने के लिए वहाँ रेडी है, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं है इसका मतलब क्या है। ठीक है, ओके क्या लिखा था? हाँ, देखो आर ओ ई इज इक्वल्स टू अर्निंग बाई BVPS। तो 0.20 इज इक्वल्स टू अर्निंग बाई 500, यही है ना। देखो अर्निंग इज इक्वल्स टू ₹100। अर्निंग इक्वल्स टू ₹100 या 100 रुपीज पर शेयर। हाँ पर शेयर ना, सब पर शेयर का बात चल रहा है, देख लो। बुक वैल्यू पर, ये बुक डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, तो ये नंबर ऑफ शेयर से जब इंटू करेंगे तभी तो टोटल में आएगा ना। हाँ यूपी से ईपीएस है, तो सब चल रहा है आपका क्या बोलता है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस है वो। ठीक है, फिर therefore dividend payout ratio is equals to, therefore dividend payout ratio is equals to dividend by earning, therefore dividend payout ratio is equals to dividend by earning। तो dividend कितना है? 80 divided by 100 इक्वल्स टू 80%। नीचे लिख देना dividend divided by earning 80 by 100 इक्वल टू 80%। therefore retention ratio is equals to 20%, यही है ना। retention ratio is equals to 20%। therefore G is equals to 0.2 into 0.2 into B into R है ना, B into R है ना। 0.2 into 20% is equals to 4%, यही आ रहा है ना। क्या रहा है आंसर? आंसर क्या रहा है? बुक में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4 है ना। ठीक है, 3 आप लोग कर लोगे, देखो भाई खुद से करो, कुछ होगा। देखो डिविडेंड एक तो समझ में आ रहा है, ग्रोथ की निकालने का फॉर्मूला क्या है? B इंटू आर। कभी कल भी ये टेबल भी दे देगा आपको। अब बोलेगा अज्यूम CAGR
ऑफ द पास्ट डीपीएस कैन बी टेकन एज सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर मेरा ग्रोथ 4% आ रहा है, इसमें क्या एजम्पशन लग रहा है पता है कि कंपनी का ग्रोथ कितना होने वाला है 4%, इस साल 4%, नेक्स्ट ईयर 4%, उसके बाद 4%, 4%, 4%। लेकिन कभी कभी बोला कि कंपनी का ग्रोथ चेंज हो सकता है, इसमें तो 4%, 4% फिक्स है। ये टेबल दिया है, इसका मतलब क्या है, कंपनी का डीपीएस चेंज हो रहा है तो ग्रोथ भी चेंज हो रहा है, तो चेंज में कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है, कुछ है नहीं, कंपनी का 20 रुपया था, ये एक्चुअली ये फॉर्मूला था जो अंडरस्टैंडेबल था, ये तो एकदम कॉमन सेंस है। 20 से 21 हो गया, कुछ ग्रोथ हुआ होगा, 23 हो गया, कुछ ग्रोथ हुआ होगा, 24 हो गया, कुछ ग्रोथ हुआ होगा, 25 से 27 हो गया, कुछ ग्रोथ हुआ होगा। तो कुछ ग्रोथ, कुछ ग्रोथ, कुछ ग्रोथ, कुछ ग्रोथ करके आ रहा होगा, और ऐसे ही हो रहा होगा ना, कुछ ग्रोथ करके। ग्रोथ कांस्टेंट है या फिर चेंजेबल है? चेंजेबल है, तो मुझे एक CAGR चाहिए, कैपिटल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एक हर मतलब कि अभी उस टाइम कैसे निकाल रहे थे हम लोग, मतलब हर साल जो बढ़ रहा है कंपाउंडेडली कितना बढ़ रहा है एक्चुअली। तो सर कुछ नहीं, इजी है। अरे भाई ये अगर 20 रुपया हो रहा होगा, फिर ग्रोथ लग रहा होगा, ग्रोथ करके 21, फिर ग्रोथ 23, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा होगा। तो सर 20 रुपया आपका क्या गया, 27 रुपया आपका 20 1 प्लस जी टू द पावर ग्रोथ कितनी बार हुआ है? 4 बार। ये हो रहा होगा, देखो तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा है, ये हो रहा होगा। अरे मैथ्स है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ग्रोथ हो रहा है ना, कितने बार कंपाउंड हो रहा होगा? 4 बार, तभी तो जाके 20-27 तक पहुंच रहा होगा। तो इसका वैल्यू निकालना है। नीचे लिखे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ग्रोथ किसकी वजह से हो सकता है? ग्रोथ मैंने बोला था डिविडेंड यील्ड होता है और प्राइस चेंज होता है। इसमें सिर्फ डिविडेंड यील्ड बोला है, तो अजम्पशन क्या लिया होगा? प्राइस चेंज नहीं हुआ। जस्ट थियोरेटिकल एग्जाम क्वेश्चन है ना, इसीलिए आपका सोच रहा होगा कि प्राइस चेंज नहीं है, सिर्फ डिविडेंड की वजह से मेरा ग्रोथ हो रहा है। तो बताओ क्या ग्रोथ आ रहा है? ऐसा ही है, ठीक है। ग्रोथ इज इक्वल्स टू ग्रोथ एज पर CAGR इज इक्वल्स टू ग्रोथ एज पर CAGR इज इक्वल्स टू, कोई फॉर्मूला नहीं है सर इसका, हम फॉर्मूला नहीं बना सकते, ठीक है। 27 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 4 इज इंपॉर्टेंट, प्लीज 5 मत लिखना एग्जाम में, ठीक है। 4 इज इंपॉर्टेंट, 5 मत लिखना। क्या है आंसर इसका पता है? अरे ये तो मैथ्स हो गया भाई। तो 27 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1 प्लस जी का पावर में 4, क्या रहा? 27 बाई 20 1.35 1 बाई 4 माइनस 1, यही आएगा ना। आ रहा समझ में? क्यों हम डर्टी पावर सिखाया था? बहुत पड़ रहा है ना, इसलिए सिखाया था। ये प्लीज रिपीट करिए ना। कौन सा? ये पूरा एक्चुअली स्क्रीन पूरा हेजी है और समझ नहीं आया अच्छा है। ठीक है, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। क्या था? 27 इज इक्वल्स टू 21 प्लस जी मैंने बोला था का पावर में 4, तो 27 बाई
20 इज टू 1 प्लस जी का पावर में 4, तो g इज इक्वल्स टू 27/20 होल का पावर में 1/4 माइनस 1। जी कितना आ रहा है? 8% आ रहा है। हाँ ठीक है अभी। ओके, ये आप लोगों ने कैसे किया? फॉर्मूला बताए थे आप, निकालो 27/20 निकालिए कैलकुलेटर में। अरे खाली अभी हम आगे नहीं करने बोले, सिर्फ बोले 27/20 कितना आ रहा है? 20 ये होल डिवाइडेड बाई 20, 2 बार रूट दबाओ, 2 बार रूट कितना आ रहा है? 1.07 नहीं आ रहा होगा। ये आ रहा होगा 27 डिवाइडेड बाई 20, 2 बार रूट दबाया मैंने, तो ये हो जाएगा 1.0779 माइनस 1, ये हो जाएगा तो 0.779, तो 7.8%। अब डायरेक्ट देखो क्या आता है ना कि रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, ठीक है। 2 बार रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो इसको 2 बार रूट करने से ही आंसर आ जाता है। अंडरस्टूड? हाँ, तो आपका अगर दिमाग चले एग्जाम में तो ये 1/2 अगर दे दे तो प्लीज 12 बार रूट मत करना। 1/2 मतलब कि 1 बाय रूट, अंडरस्टूड? 1/4 मतलब 2 बार रूट, 1/8 मतलब 3 बार रूट, अंडरस्टूड? हाँ, अगर 2/, दे दिया तो अलग चीज़ है, तब तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ओके, तो मतलब कि थोड़ा दिमाग चलाना, 1/4 आ रहा है तो 2 बार करके निकल जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो छुट्टी नहीं है भाई, अभी रुक जाओ। चलो थोड़ा बड़ा सम्स कराते हैं। क्या? ये शीट शेयर कर दीजिए, आपने शेयर नहीं किया ये है, शेयर नहीं एक्चुअली किया क्या स्क्रीन मैंने? में समझ में नहीं आ रहा। ओ, क्या बोला? 7 बजे तक जब हम पढ़ता है या पढ़ाता है तो वो टाइम नहीं दिखता है। लिखो WACC वेटेड एवरेज, इसका एक सम करा दिया था ना मैंने, ठीक है। आपको सम्स करवाए थे, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि WACC निकालने के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत है, एक वैल्यू का, एक वेट का, सॉरी वैल्यू का और कॉस्ट का। WACC निकालने के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत है, एक वैल्यू का और वेट का। वैल्यू से वेट सॉरी कॉस्ट का, ठीक है। वैल्यू से वेट आ जाएगा, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको टोटल करेंगे, WACC आ जाएगा। आ रहा है समझ में ना? क्या निकालना हम लोग सीख गए?
क्या निकालना सीख गए अभी तक? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, और वैल्यू आपको कहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन में। हो गया WACC। ठीक है, तो सर मेरा इतना एफर्ट लग रहा था ना, वो कॉस्ट निकालने के लिए लग रहा था। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए, एक बार डिवेंचर निकाले, दूसरा टॉपिक में प्रेफरेंस निकाले, फिर इक्विटी निकाले लंबा चौड़ा। ठीक है सर, एग्जाम में क्या होगा, तीनों एक ही बार देगा, एक सम्स में डिवेंचर भी देगा, कॉस्ट प्रेफरेंस भी देगा और इक्विटी भी देगा, तीनों को कॉस्ट निकालना होगा, सबका वैल्यू दे देगा, फिर सबका वैल्यू दे देगा, देन W इंटू के करके WACC निकल जाएगा, आंसर मिल गया 7 नंबर। ठीक है, तो सर जितना सीखना था सीख लिए, अब हमको क्या करना है, W इंटू के। ठीक है, हम अब कुछ कर नया चीज़ आपको बताने लायक है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आना बंद कर दो। ठीक है, ये जो सम्स करा रहे हैं जस्ट क्या है कि सर एग्जाम में क्या क्या सम्स आया है वो सब मैं देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आएगा तो ऐसे ही, अंडरस्टूड। तो वहाँ पेन रुकना नहीं चाहिए। आपका जो मैंने बताया था ना कितना 7 सम्स आता है, उसमें से एक WACC का आएगा, तो वो तो आज के डेट में गार्ड बंद हो कि वो कहीं से भी दे दे मार के, उसका आंसर तो 7/7 ही आना है। अंडर क्लियर है? देखो WACC 2 टाइप से बनता है, एक है मार्केट वैल्यू का वेट, एक है बुक वैल्यू का वेट। मार्केट वैल्यू का वेट मतलब क्या है, सोचो कंपनी है, कंपनी का बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर क्या है 100, रिजर्व एंड सरप्लस 500, तो बुक वैल्यू क्या आ रहा है 600 आ रहा है ना, और एक शेयर का दाम सोचो 10 है, तो एक शेयर का बुक वैल्यू पर शेयर क्या आ रहा है 60। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स 10 है, बुक वैल्यू 600 है, तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ रहा है 60। ये किसको दिख रहा है, मैनेजमेंट को दिख रहा है, कोई भी कैलकुलेट कर लेगा कैलकुलेटर उठा के। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी जो बिकेगी तो इक्विटी वाले के पास कितना आ जा रहा है 60 रुपया तो आएगा ही, आएगा ना। अगर आपको दिख रहा है कि 60 रुपया आएगा, है कि आपको दिख रहा है कि पूरा मार्केट को दिख रहा है, ये जो 60 रुपया आपको दिख रहा है या पूरा मार्केट को दिख रहा है, कैसे दिख रहा है भाई, कंपनी का इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ लिखा रहता है, अब बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में है कि नहीं है, आप रिलायंस का पब्लिक बैलेंस शीट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको दिख रहा है या मार्केट को दिख रहा है, मार्केट को दिख रहा है। ठीक है, तो अब कॉमन सेंस से बताओ कि वो 100 रुपया जो 60 रुपया है वो आपका कंपनी का ग्रोथ भी है, तो कोई भी बेचेगा तो 60, तो मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा शेयर्स का, वो 60 रुपया के इर्द गिर्द हो रहा होगा। आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं, अगर मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा शेयर्स का तो 60 रुपया के इर्द गिर्द हो रहा होगा, क्यों कि सबको पता है कि 60 रुपया तक कंपनी के पास है ही, शेयर्स 10 रुपया बुक वैल्यू और रिजर्व एंड सरप्लस 50 रुपीज है ना, यही तो है मेरे एग्जांपल में। तो 60 रुपया के इर्द गिर्द हो रहा होगा ट्रेड, किसी का फ्यूचर, किसी को दिख रहा होगा कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो 65 रुपया में खरीदने के लिए रेडी होगा, मार्केट 65 रुपये की तरफ जाएगा शेयर का। किसी को दिख रहा होगा, मार्केट को अगर दिख रहा होगा कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है तो 65 हो रहा होगा, मार्केट को अगर दिख रहा होगा कि कंपनी का फ्यूचर डार्क है तो 55 हो रहा होगा। आई थिंक क्लियर है, 55-65। तो आपको अगर दे दिया कि 1 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है, अब मार्केट वैल्यू से अगर जो ट्रेड हो रहा होगा 55 के हिसाब से, सोचो ट्रेड हो रहा होगा 55 के, तो मार्केट प्राइस क्या हो रहा होगा 55, बुक वैल्यू क्या होगा 60, दिख रहा होगा ना। तो अगर मार्केट वैल्यू, अगर 1 लाख इक्विटी शेयर है और आपको वेट निकालना है एज पर बुक वैल्यू, तो अब क्या इंटू क्या करोगे, अगर बुक वैल्यू से वेट निकालता है
तो आप क्या इंटू क्या करोगे तो आपको बुक वैल्यू आएगा। नहीं आ रहा समझ में? अगर आप खड़े हो वेट निकालने के लिए, वेट वेट आपको समझ में आ रहा है ना? एक वे मतलब आपका वैल्यू रहेगा, वेट रहेगा, कॉस्ट रहेगा और डब्ल्यू एस सी डब्ल्यू इंटू के रहेगा, यही था ना? तो आपको तो यहाँ तो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना भाई, तभी तो वेट निकलेगा, तभी तो के आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सीख गए हैं, तो डब्ल्यू इंटू के आएगा। तो अब वैल्यू क्या लोगे? आपको बुक वैल्यू निकालने बोला है तो क्या इंटू क्या? 1 लाख इंटू 60, वेरी गुड। बुक वैल्यू से वेट निकालने बोला है तो 1 लाख इंटू 60, मार्केट वैल्यू से, बस यही है और कुछ नहीं है। एक ही ट्रिक था सर, ट्रिक यही है कि WACC दो तरीका से निकालने बोल सकता है, एक बुक वैल्यू वेट और एक मार्केट वैल्यू का वेट। तो बुक वैल्यू का वेट में आप इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, मार्केट वैल्यू में सिर्फ इक्विटी इंटू मार्केट प्राइस लेंगे, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा सब बता देगा, क्यों नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है? बिकॉज इसमें 60 का रिफ्लेक्शन है कि नहीं है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस का रिफ्लेक्शन है कि नहीं है? अरे है, कंपनी को दिख रहा है ना मार्केट को कि इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी है। इसमें तो मार्केट पीपल को दिख रहा है ना कि रिजर्व एंड सरप्लस भी है कंपनी के पास, तभी तो 55 है। अगर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होता, 10 ही होता, तो ये अराउंड 12 रुपये बिक रहा होता। ये 55 क्यों बिक रहा है? जस्ट बिकॉज कि कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है। और फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है शेयर्स? क्योंकि कंपनी का मार्केट एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ऑनलाइन? ओके, लिखिए WACC बेसिकली generally there are two components required to calculate WACC. Generally there are two components required to calculate WACC. वेट W, वेट ब्रैकेट में W, कॉस्ट ब्रैकेट में K, वेट ब्रैकेट में W, कॉस्ट ब्रैकेट में K। नेक्स्ट लाइन, we have already understood to calculate the cost of each component. We have already understood to calculate the cost of each component. ब्रैकेट में इक्विटी प्रेफरेंस, ब्रैकेट में इक्विटी प्रेफरेंस, डिवेंचर, टर्म लोन। आई थिंक क्लियर है? नेक्स्ट नीचे वेट, नीचे लिखो वेट। वेट can be asked in two ways. Weight can be asked in two ways. Book value number one. Next line number one. Book value dash. We will consider equity and reserve as per balance sheet. We will consider equity and reserve as per balance sheet. Equity and reserves as per balance sheet to determine the value of equity. To determine the value of equity. नीचे market value. We will same tone में we will consider only market price. We will consider only market price to determine the value of equity. To determine the value of equity. To determine the value of equity.
देखो नंबर 4 जल्दी। कंसीडर अ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। 10 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये ईच, 100 लाख रिजर्व सरप्लस 300 लाख, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये ईच, 5 लाख डिबेंचर 100 रुपये ईच, टर्म लोन इज 200 लैक्स, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 1300 लाख। ठीक है, इक्विटी प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है 52। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्या चल रहा है 110, मार्केट प्राइस डिबेंचर का 90 चल रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है 12%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस ये सब निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, 14%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18%, टर्म लोन आपका 11%, टैक्स रेट 30%। टैक्स रेट कहाँ यूज होगा, डिबेंचर में और टर्म लोन में। ठीक है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म यूजिंग बुक वैल्यू एंड यूजिंग मार्केट वैल्यू। ठीक है, लिखो जल्दी। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नहीं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC यूजिंग बुक वैल्यू, यूजिंग बुक वैल्यू, यूजिंग बुक वैल्यू। सो फॉर्मेट सेम रहेगा जो करवाया था। कंपोनेंट बुक वैल्यू, वेट, कॉस्ट, वेट के बगल में W, कॉस्ट के बगल में K, W इंटू K। कंपोनेंट में क्या था इक्विटी। ठीक है, बुक रिजर्व एंड सरप्लस, फिर क्या था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर डिबेंचर, फिर टर्म लोन। प्लीज डोंट माइंड, मैंने शॉर्टकट में मार दिया इसको। ठीक है, ये क्या था 100, फिर 300 था ना, फिर इसके 200, 500, 200, ये 1300 आना चाहिए। 1300 आ रहा है ना, जल्दी जल्दी वेट निकालो। 1 डिवाइडेड बाई सॉरी 0.08, 0.23, 0.15, 0.38, यहाँ पे 1 आना चाहिए, वैसे ही करना 0.08 प्लस 0.23 प्लस 0.15, 0.16। किसी का 15 आ रहा होगा, 15 आने से 0.99 आ जा रहा है। ठीक है, आपको टोटल वेट 1 आना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट बताओ तो दिया हुआ है 52। अरे कॉस्ट बोल रहा है, मार्केट प्राइस नहीं, बताओ क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट में ना मैं कुछ लेके आऊँगा। क्या आ रहा है कॉस्ट, अरे लिखा है तो सम्स में। कॉस्ट ऑफ डेट 12% है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट 12% है, लेकिन 12 इंटू 0.7 करना पड़ेगा, 8.4 आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 14% है, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% है, ये दोनों का 18 आएगा। फिर टर्म लोन 11% है, 11 इंटू 0.7,
7.7 करना होगा। आ रहा समझ में? बताओ। 0.08 इंटू 18, 1.44, 4.14, 2.1, 3.19, 1.23 WACC। वन 12.1%। आ रहा है क्या? हाँ, क्या कोई कैलकुलेट नहीं कर रहे क्या? आंसर क्या है? आंसर दिया है क्या मैंने पीछे? क्या? हो गया। अरे आंसर क्या दिया हुआ? मैंने दिया है क्या आंसर? देखो तो, क्वेश्चन नंबर क्या है? फोर का 12.11%, 12.11%। ठीक है, जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट नीचे जल्दी, लास्ट WACC। यहाँ पे देखो, आप लिखो मत, देखो खाली, बाद में फ़ोटो ले लेना। ठीक है, ठीक है। मार्केट वैल्यू, यूजिंग मार्केट वैल्यू। ठीक है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे सिर्फ देखो, यूज इक्विटी क्या आएगा? मार्केट वैल्यू। अगले बार से मैं खुद का अपना कुछ लेके आऊँगा देखने के लिए, नहीं होता ऐसे। देखो मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 52, 10 लाख। तो रुपीज़ इन लाख कर लेते हैं, एक काम करते हैं, कर लेना, रुपीज़ इन लाख कर देते हैं। 52 इंटू 10, 520 होगा, दिख रहा है ना? यही है ना? 520 रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे मार्केट वैल्यू में। फिर 2 लाख प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख इंटू 110, 220, दिख रहा है ना? नेक्स्ट 5 लाख डिवेंचर, 5 लाख और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है डिवेंचर का? 90, 5 इंटू 90, 450 होगा ना? और टर्म लोन का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है, टर्म लोन ही है, 200। ठीक है, टोटल क्या आ रहा है? $520 प्लस 220 प्लस 450 प्लस 3090। वेट चेंज हो जाएगा, 0.37, 0.15, ये
0.32 देन 0. ये दोनों आ रहा है क्या? 4 6 6 5 11 6 5 11 11 7 18 नहीं आ रहा है, इसको माइनस करके डाला करना. 0.37 प्लस 0.15 प्लस 0.32 0.16 होगा. ठीक है, ये होगा क्या होगा बताओ? 0.37 इंटू 18 6.66. फिर नेक्स्ट 2.7. अच्छा ये 8 के संग 18 नहीं होगा ना? ये 18 नहीं होगा, किसके संग इंटू कर दिया भाई? 2.1. फिर जल्दी 0.32 इंटू 8 2.689. ठीक है, फिर 0.16 इंटू 1.23 प्लस 9 प्लस बताओ 7 8 7 8. देखो तो क्या आ रहा है? आ रहा है आंसर? ओके, फोटो ले लो. सर इसमें क्या क्या चीज़ सीखने लायक है जो आप नोट कर सकते हैं? एक तो ये है कि नहीं, और ये ये दोनों पे टैक्स लेस करके आएगा, और ऊपर में मार्केट वैल्यू में आपका एक रिजर्व नहीं आता. दैट्स इट, थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन क्लास, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में आप होमवर्क करके रखेंगे मैक्सिमम सारा जितना हो सके, उसमें कुछ देखने लायक नहीं है, सब सेम पैटर्न पे बनेगा. अंडरस्टूड? जो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात है, आगे बढ़ेंगे. 1 नहीं आ रहा है 2 करेंगे, 2 नहीं आ रहा है 3 करेंगे, 3 नहीं आ रहा है 4 करेंगे, 4 नहीं आया 5 करेंगे. ठीक है, चलो थैंक यू.